कराची की बात करेंगे। कराची पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है, हम सब जानते हैं, और शहर कायद की तरक्की मुल्क की तरक्की भी करार दी जाती है, ये भी हम सबको पता है। मगर सिंध में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, चोरी डकैती, लूटमार, स्ट्रीट क्राइम्स और अगवा बराए तावान जैसी वारदातों में इजाफा लम्हा फ़िक्रिया है। और इस बारे में हम सब सोचते तो हैं, हुकूमत क्या करती है इस बारे में हम सोचने से कासिर हैं। और हालिया अगर हम देखें तो शिकारपुर में जो डाकुओं के हाथों पुलिस एहलकारों की शहादत थी, इस वाक़े ने एक मरतबा फिर हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। सिंध में हर गुजरते दिन के साथ हम देखें तो डकैती हो गई, लूटमार हो गई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो गई, खासतौर पर अगवा बराए तावान हो गई। इन वारदातों में 1-2 साल के दौरान गैर यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है, कुछ समझ से बाहर हैं चीज़ें। हैरत की बात यही है कि IG सिंध का अपना ज़िला शिकारपुर सबसे ज़्यादा मुतासरा है, जहाँ अगवा बराए तावान की वारदातें दीगर रीजन या अज़ला की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। और सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक ये पीपल्स पार्टी के लोगों के कहने पर पुलिस अफसरान को लगाया जाता है, यानी मतलब मेरिट पर नहीं लगाया जाता। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी कि पुश्त पनाही की जाती है, बाज़र अफराद साथ शामिल होते हैं। 2019 के पुलिस ऑर्डर के बाद जो है ये तमाम जो कंट्रोल कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत के मातहत है, इसलिए मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आज़म ने भी सिंध में हालिया बदअमनी का सख्त नोटिस लिया है और शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। DIG लाड़काना के मुताबिक अब तक डाकुओं के 260 से ज़ायद ठिकाने तबाह किए गए हैं और 9 जो हैं वो मुगवी उनको भी बाजियाब कराया गया है। अब जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके ऊपर नोटिस लेने के बाद ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले ही अगर पुश्त पनाही ना की जाए, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हालात काफ़ी कंट्रोल। अच्छा, हम जानते हैं कि अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है इस मसले का हल। अपोजिशन जो सिंध में मौजूद है उनके पास क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप ये जो लाकानूनियत है इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्या ये सिंध हुकूमत की कोताही है, गलती है, या फिर पुश्त पनाही है, बाअसर अफराद का उन लोगों को सपोर्ट करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया 92 का और आप दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि मैं आपको हकीकतन एक बात बता रहा हूँ कि आपने शिकारपुर की बात की, आपने कच्चे की बात की, आपने तो ये पूरे पाकिस्तान की अलमिया है। इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन ख़ास तौर पे सिंध और फिर बिलखुसूस कराची। देखिए, कराची वो शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। 95% रेवेन्यू कमा के वो सूबे को देता है और 65% रेवेन्यू वो वफाक को देता है। अगर वहाँ की ये हालत हो तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो मैं इस सिलसिले में हमेशा बात करता हूँ, हर फोरम पे बात करता हूँ, आपके चैनल पे भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ये जो 18वीं तरमीम है इससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जब कोई चीज़ आप अच्छाई के लिए लेकर आते हैं, लेकिन जब उसमें कोई खामियाँ कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हमेशा ये बात की, पार्लियामेंट में भी की कि जी पुलिस रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे तो उससे बेहतरी आएगी। तो अच्छा, उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको कराची शहर की एक बात करता हूँ। आपने मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा तो मेरा सारा मौक़िफ़ आपकी समझ में आ जाएगा। मेरा कहना यह है कि पूरी दुनिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन पुलिस होती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? देखें, हमारे यहाँ अगर मुकामी पुलिस होगी, मुकामी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस होगी, मुकामी थाने के लोग मुकामी होंगे तो बहुत सारे चीज़ें आसानी से काबू पाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने ख़ुद अपने उसमें बताया कि लोग सिफारिश के तहत लगते हैं, लोग किसी के कहने पर लगाए जाते हैं। तो जब वो किसी के कहने पे लगाए जाते हैं, सिफारिश पे लगते हैं, तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई मफादात भी होते हैं। देखिए, ये हो नहीं सकता कि इतने बड़ी तादाद के अंदर कच्चे में या सिंध के अंदर या राजनपुर में है, इतने बड़ी बड़ी हैवी वेपन्स के साथ, जो वेपन्स हमारे आम पुलिस वाले के पास भी नहीं है, वो डाकुओं के पास होते हैं, वो लोगों के पास होते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, यही एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि अंदरून सिंध के कच्चे में हम देखें कई दहाइयों से डाकुओं का राज है। क्या वफाक और सिंध हुकूमत की इस हवाले से कोई कोऑर्डिनेशन है जो अब ऑपरेशन होने जा रहा है? और फिर दूसरा, वहाँ पर पुश्त पनाही के बगैर इतना जदीद असलहा पहुँचता कैसे है? अच्छा, देखिए, आप मज़े की बात यह है कि आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आप
पुलिस वाले के पास नहीं जाते, आप किसी बासर आदमी के पास जाते हैं, यार मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, उससे बाजियाब करा दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आवाम को भी ये पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी है जिसके सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। उसकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि वो उनको अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 25% आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 75% वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होता है अपने आप को। तो मतलब ये कि देखें, एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। या देखें, हम इंडिया या किसी और जगह की बातें नहीं करते, हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे कि मैं एक दफ़ा जा रहा था और रात के टाइम मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मुझे बराबर में बैठे हुए 2 आदमियों ने मजाक किया या सच किया कि उसने कहा ये कच्चे के करीब गाड़ी बंद हो गई। आप यकीन करें, हम 4 आदमी गाड़ी के अंदर थे, हमें ऐसा लगा जैसे हमारे हालत ही ख़राब हो गई, हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई भी रोशनी दूर से नज़र आती थी तो ऐसा लगता था कि अब कोई डाकू आ गया। तो ये जब सूरत हाल हो कि लोग बाहिफाजत सफ़र ना कर सकते हों, उनकी चीज़ों की, उनकी ज़मीनों, अच्छा ये बहुत सारी इसके पीछे कहानी है कि ज़मीनों पे कब्जा करना है उनको इस्तेमाल करते हैं, कोई सियासी फ़ायदा उठाना है उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब जब तक हम सरपरस्ती नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक हम पुलिस रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे हैं, और जब अभी आप देखें, जब हुकूमत ने सिंध से कहा, वफाक ने कि जी आपको अगर हमारी मदद चाहिए तो हम फ़ौज और रेंजर्स की मदद भी आपको देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये अभी नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगी तो तब चाहिए। भाई ज़रूरत इससे ज़्यादा कब होगी? इस वक्त जो सूरत हाल है, जहांगीर साहब, आप ये समझते हैं कि एक दफ़ा एक जामे ऑपरेशन की बात की जा रही है कि एक दफ़ा जो है ना एक ऑपरेशन बड़ा कर दिया जाए, एक बेहतरीन ऑपरेशन हो जिसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि पहले भी ऑपरेशन तो किए जाते हैं, ये मुसलसल होने वाला काम है या फिर एक ऑपरेशन से फ़ायदा होगा? अच्छा देखें, ये एक दफ़ा ऑपरेशन कर लेंगे, आप 100 में से 50 पकड़ लेंगे, 25-30 मार देंगे, बाकी कहाँ चले जाएंगे? बाकी इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन वो फिर दोबारा मौका मिलने के बाद वो फिर दोबारा अपने आप को वो कर लेंगे। अच्छा, जिस तरह की सोशल मीडिया में आपने देखा कि वो वीडियो आई है इस किस्म की दर्दनाक, और फिर मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि ये जो हमारे पास ये जो माफिया, ये जो आजकल सोशल मीडिया है या ये जो मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, जैसे इंडिया के अंदर दिखाया जाता है कि जी वहाँ बड़ा ताकतवर एक बदमाश है, एक इलाके का बड़ा बना हुआ है कोई, तो वो सारी चीज़ें देख के हमारा बेरोजगार नौजवान भी है उस तरफ चला जाता है। तो 2 चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी। एक तो नौजवानों के रोज़गार का इंतज़ाम जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसका किया जाए, और दूसरा ये कि अपनी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्हें मजबूत किया जाए। उन्हें जब तक आप मुकामी नहीं बनाएंगे ये मसला आपका हल नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम ये सुनते आए हैं कि असर रसूख के बिना पर सियासी मुहर्रकात को मद्देनज़र रखते हुए जो भर्तियां की जाती हैं, जो अफसरान लगाए जाते हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसा कहना दुरुस्त है? ऐसा हो रहा है? ऐसी ही प्रैक्टिस है कि जो अफसरान लगाए जाते हैं वो सियासी कॉल्स पर लगाए जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर आदमी अपनी पसंद का SHO लगाता है, हर आदमी अपनी पसंद का DSP लगवाता है। लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, जहां हम उनकी शिकायत भी करते हैं वहां पे हमें उनकी अच्छाइयों का भी जिक्र करना चाहिए। अब मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से है, मैं यहाँ से MNA हूँ, लेकिन हमारे यहाँ का जो DIG है या अभी SSP खातून है, आप यकीन करें बहुत ही मतलब फ़ौरन रिस्पांस भी देते हैं। कोई बात हो, किसी की ज़रा सी भी हम किसी SHO की शिकायत कर दें तो उसको फ़ौरन तब्दील भी कर दिया जाता है। तो लेकिन इस तरह से चीज़ों को जब करेंगे आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को रिस्पांस देंगे, और फिर वो भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका भी ये काम है कि वो अपनी ज़ाती उसके लिए इस्तेमाल करने के बजाय आवाम के फ़ायदे के लिए अगर अच्छे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स लगवाएंगे तो उससे इलाका बेहतर होगा। क्योंकि मेरा अगर इलाका सुकून में होगा, मेरे इलाके के अंदर ये बदअमनी नहीं होगी, ये चोरी डकैतियाँ नहीं होंगी, तो ये मेरे लिए आसानियाँ होंगी। लेकिन जब ऐसा होगा तो फिर वो मेरे लिए भी परेशानी है। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि किसी भी बासरफ बंदे की कॉल जाएगी तो वहाँ पर कोई SHO या कोई भी DSP कोई भी कार्रवाई कर रहा होगा तो उसको रोक दिया जाएगा या मुअत्तल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर वो आदमी, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ये चाहिए कि अगर कोई बायसर आदमी अगर अच्छा पुलिस अफसर है या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की वो आ गई हैं रिफॉर्म्स कि वो बताए कि जी ये जो मैंने इस मुजरिम को छोड़ा था ये इसके आदमी के कहने पे छोड़ा था, ये रिकॉर्ड मौजूद है, ये फ़ोन रिकॉर्ड मौजूद है, ये इसने इस वक्त फ़ोन किया था मुझे, तब मैंने इसको छोड़ा था।
और ये इसके छोड़ने के बाद दोबारा इसने ये वारदात की है या पहले इस वारदात के ये अंदर इन्वॉल्व था। तो जब लोगों को ये पता चलेगा कि जी हमारा नाम भी रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाएगा, हमें भी तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा कि भाई आपने क्यों छुड़वाया था इसको, तो उससे फिर लोग अपने आप को दूर रखेंगे। वो तो गिरफ्तारियों के बाद तो मामला अदालतों को देखने चाहिए और अदालतों को ही छोड़ना चाहिए। खैर मामला यह है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब ये कह रहे हैं कि कई MNAs हैं, कई MPAs हैं कि जिन पर जो डाकुओं की पुष्ट पुनाही करते हैं, वो डाकुओं को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और खुफिया इदारे भी कई लोगों का नाम ले चुके हैं। इधर कौन सी रिफॉर्म्स करेंगे हम क्या करेंगे? अच्छा देखिए, मैंने एक बात की कि पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि अगर एक मुकामी पुलिस होगी तो फिर ये है कि यकीनन वहाँ के MNA MPAs को या मुंतखब जो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उससे पूछा जाएगा कि भाई आपके कहने पे ये लगाया, आपने लगवाया ये, तो वो जवाबदेह तो होगा ना कि उसके इलाके के अंदर सारी गड़बड़ होगी तो लोगों को भी पता होगा कि भाई ये जो हमारा SHO है ये फलानी गली में रहने वाला शख्स है। अच्छा देखिए, उससे होगा क्या, मैं जो बार बार ये बात करता हूँ कि ये रिफॉर्म कि अगर फॉर एग्जांपल SHO मुकामी है तो अगर उसको तो नहीं पता ना कि ये जो वारदात हुई है इसके घर के अंदर हो गई है, तो वो अपने घर की तो हिफाजत करेगा ही करेगा, जिस जगह का रहने वाला होगा, जिस पुलिस वाला। अब एक आदमी को आप पंजाब से लाकर, KPK से लाकर, अंदरूनी सिंध से लाकर कराची के किसी हल्के में आप SHO लगा देते हैं तो उसकी क्या सिंपैथीज होंगी उस इलाके के साथ। तो वो तो बेफिक्र हो, कहेगा जी मेरे बच्चे तो शिकारपुर में रहते हैं, यहाँ पे अगर किसी के साथ हो रहा है तो मैं क्या करूँ, वो फिर वो ड्यूटी पूरी। लेकिन जब उसको ये पता होगा कि मेरा घर खतरे के अंदर है तो वो उस घर की हिफाजत भी कर रहा होगा। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पक्ष से आप बात कर रहे थे जो सिंध के मसाइल हैं, ख़ासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के, हम उम्मीद यही करते हैं कि वो हल होंगे। और हम हुकूमत की अगर बात करें, वफाकी हुकूमत की, इस वक्त मुआशी तरक्की के बहुत दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब एक सरकारी इदारा ही हुकूमती दावों की नफ़ी करता हुआ भी नज़र आ रहा है। वफाकी दायरा शुमारियात ने समाजी और मयारात ज़िंदगी से मुतल्लिक एक सर्वे करवाया इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 38% घरानों के मुआशी हालात को पहले से ज़्यादा बदतर करार दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 12% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को पहले से बहुत ज़्यादा बदतर करार दिया है, और जो 25-26% हैं उन्होंने कहा है कि पहले से बदतर हैं, और फिर 46% घरानों ने यह भी कहा है कि घरेलू मुआशी हालात जो हैं वो पहले जैसे ही हैं, मतलब कोई हालात ना बेहतर हुए हैं ना ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अच्छा, अगर हम सूबाई तौर पर बात कर लें तो सिंध में सबसे ज़्यादा 29% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को बदतर करार दिया है। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है, 27% है यहाँ पर नंबर जो बताया जा रहा है। पंजाब में 25 और बलोचिस्तान में 22% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात पहले से बदतर कहे हैं। हुकूमती सर्वे के मुताबिक मुल्क के 16.4% घराने खुराक की शदीद या मोतदिल ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, इसका जो है सामना भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि जी हालात, मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, आशारिये मुस्बत हो रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर दावों के बावजूद हालात जो हैं इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा हमारे मौजूद हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। सर, जो हुकूमती सर्वे के मुताबिक मुल्क के 16.4% घराने जो हैं खुराक के शदीद या मुतदिल ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं, इस ग़िज़ाई किल्लत की बड़ी वजूहात क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि ये आप दो फिगर्स बोल के तो आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं मुतज़ाद हैं। ये दोनों फिगर्स मुतज़ाद नहीं है, दोनों फिगर मिलती जुलती हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि उन्होंने कहा है कि जी 15.9 या 15.8% लोग थे जो पहले ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे, अब ये 16.4 हो गए। तो दूसरा ये कि गवर्नमेंट कह रही है कि 4% GDP ग्रोथ हुई है, तो वो अगर वो 4% हुई है तो फिर ये बात गलत कैसे हो, मतलब ये फिर फिगर उनकी गलत है। देखें, ये फिगर दोनों ठीक है। पहली बात आप गौर करें तो हम कह रहे हैं 4% GDP ग्रोथ हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि लोगों के मतलब फूड इनसिक्योरिटी जो है बड़ी है, उसमें फिर आप साथ ही इसके फिगर मिला के दो फिगरों को जोड़ के देखें कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है। तो इन्फ्लेशन आपके लिए 6%, 7%, 8% के हिसाब से चल रही है। अगर 6 या और फूड में थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। सो अगर आप कह लें कि 7-8% इन्फ्लेशन हो और GDP ग्रोथ या इनकम लेवल जो 4% बढ़े, तो इसका मतलब है कि आपने लोगों के हालात में बेहतरी नहीं हुई। बेसिक जो बात है कि आपने इम्प्रूवमेंट कहाँ किया है, हुकूमत किस बात का क्रेडिट लेती है? हुकूमत क्रेडिट इस बात का लेती है कि दुनिया में 21% से लेके अक्सर मुल्कों में 8%, 6%, 7%
और मैक्सिमम जो बदतरीन मुल्क थे वहाँ पे 21-22% तक GDP नेगेटिव हुआ है। पाकिस्तान ने कोरोना को बेहतर मैनेज किया। यहाँ पे पिछले साल 0.4% GDP कंट्रैक्ट किया, कम हुआ, और इस साल 4% बढ़ गया है। ये अगर परफॉर्मेंस देखें तो दुनिया के शायद टॉप के 2-3 जो मुल्क हैं उसके मुकाबले की परफॉर्मेंस है ये। आप इसको नॉर्मल हालात में बिल्कुल ना देखें, इसे स्पेशल हालात में देखें। और दूसरी जो बात है कि दुनिया में एक साइकिल आता है कि जिसमें फूड इन्फ्लेशन 10-15 साल 12 साल बाद बढ़ती है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप कह लें कि 4-5 बड़ी फसलें जो हैं, सोयाबीन से लेके पाम ऑयल से लेके दालों से लेके गंदम तक, काटन तक, चावल, मकई, हर फसल जो है महंगी हुई है। फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का एक फिनोमिना है। वो पाकिस्तान को भी आप कह लें करता है, असरअंदाज होता है। हमारे यहाँ सिर्फ फूड में सिर्फ और सिर्फ गंदम का रेट फिक्स है, बाकी किसी चीज़ का रेट फिक्स नहीं है। वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक चलता है। हम या इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, प्राइस फिक्स नहीं है। लिहाजा अगर दुनिया में प्राइस बढ़ती है तो यहाँ भी बढ़ती है। जब प्राइस फूड की बढ़ी है 7-8% और आपकी इनकम बढ़ी है 4%, तो फिर जो लोग थोड़े से ऊपर गए हैं, ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। और वो बेहतर इसलिए रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली जो हैव नॉट्स थे उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स किया है, जो सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट बेहतर अंदाज में किया है। चीमा साहब, ये बताइएगा, इदारा शुमारियात की जानिब से जो सर्वे किया गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत बलूचिस्तान और सिंध में है। क्या उन जगहों पर ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए आपके खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं? देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि जो पुरानी ग़िज़ाई किल्लत ज़्यादा होती थी वो नंबर 1 बलूचिस्तान के 10 अजला में थी। जो 20 मोस्ट इनसिक्योर डिस्ट्रिक्ट थे उसमें 10 बलूचिस्तान के थे, 9 KP के थे, 1 सिंध का था। अब जो नया सर्वे आया है इसमें अगर ग़िज़ाई किल्लत बलूचिस्तान और सिंध में ज़्यादा है तो इसका मतलब सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब हुई है। इसका मतलब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और फिर साथ इसका मतलब क्रेडिट जाता है KP गवर्नमेंट को कि इसका मतलब KP गवर्नमेंट ने अपने नंबर या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ये जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान नॉर्मली रेन फेड एरिया है। रेन फेड एरिया में रेनफॉल पे बड़ा डिपेंड करता है। पिछले एक पूरा डेकेड गुजरा है जिसमें आप पहले वहाँ पे रहा है ये एक ड्राउट कंडीशन रही है। ड्राउट कंडीशन ने बलूचिस्तान को बड़ा बैडली हिट किया है। लेकिन सिंध जो है ये तो आप पाकिस्तान का 42% इरीगेशन वाटर इसको जाता है। वहाँ पे रेन फेड का इशू नहीं है। यहाँ पे जितनी खुराक होती है वो नहरी इलाके में होती है, वहाँ दरिया का पानी आता है और पानी पिछले सालों में ठीक रहा है, ज़राअत ने तरक्की की है। इसके बावजूद अगर फूड इनसिक्योर है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बड़ी ही नालायक है, गवर्नमेंट ने परफॉर्म नहीं किया। सो बिलावल साहब जो रोज़ आके TV पे बैठ के तकरीरें करना शुरू करते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें वहाँ परफॉर्म करना चाहिए। मुराद अली शाह को खींचना चाहिए, या खुद परफॉर्म करें या मुराद अली शाह परफॉर्म करे। और जरदारी साहब को भी बैठ के जो पैसे बनाने की आदत है ये छोड़ के यहाँ पे देखें 5-5.5 करोड़ का सूबा है, 5.5 करोड़ का सूबा जो है वो इन पे डिपेंड करता है, उसकी किस्मत के मालिक चीमा साहब, हम लोग देखें तो ये हमारे पूरे पाकिस्तान को ही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पूरे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है। हालांकि हम देखें तो इसमें चेंज ये है कि सर सुने तो सही ना, 38% जो है वो अभी भी घराने ऐसे बताए जा रहे हैं सर्वे के मुताबिक जो कि आप देखें तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, ये मुआशी बदहाली का शिकार हैं। क्यों है ऐसा? हालांकि हमारा मुल्क जो है ग़िज़ाई जिनास की प्रोडक्शन खुद करता है, फिर भी हम हालात में यहाँ पर खड़े हैं। मैं बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 45% होते थे। ये जो आप जिनको 38% कह रही है 45% होते थे। ये नया फिनोमिना नहीं है। नए फिनोमिना में चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ग्रो कर रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6% पे, तो 5-6% आपकी $1,500 इनकम है वो इस साल जो हुई है। $1,500 इनकम पे 5% आप इंप्रूव करें, $75 आपकी इनकम बढ़ भी जाएगी। तो ये आप कह लें ये अगले कई साल का फिनोमिना होगा कि जी लोग गरीब हैं, लोग फूड इनसिक्योर हैं, जॉबलेसनेस मौजूद है, लोग तालीम और सेहत का निज़ाम आइडियल नहीं है। ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन बेसिक बात है कि जो जिम्मेदारी आपको मिली आपने परफॉर्म किया कि नहीं किया। इसलिए हमारे पास अगर 5-6 साल का साहब मांगे तो हमसे KPK का मांगे, अगर 3 साल का मांगे तो उसमें 1.5 साल तो हमें हो गया कोरोना में, लेकिन इसके बावजूद हमने परफॉर्म किया है। सो हमें जिन हालात का सामना है उन हालात में कंपैरेटिवली हमारी परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर रही है।
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है चीमा साहब, अब अगर हम दुनिया की बात करें, बाकी ममालिक की बात करें सर, बाकी ममालिक की बात दुनिया, एक मिनट, दो लोगों ने परफॉर्म किया दुनिया में, प्रेसिडेंट लूला ने परफॉर्म किया है और होजन ताऊ ने किया है। दोनों को भी टाइम मिला। चाइना को भूख खत्म करते हुए, भूख को रिड्यूस करते हुए तकरीबन 30 साल का एरिया लगा। सर अब आपकी प्लानिंग के बारे में तो पूछ लेने देना। अगर हम दुनिया की बात कर रहे हैं तो डिफेंस से भी आगे फूड सिक्योरिटी को रखा जा रहा है। आपने क्या प्लान तश्कील दिया है वो हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे। फूड सिक्योरिटी के हवाले से लॉन्ग टर्म प्लान आपके पास क्या है? ये बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ एक चीज़ सुन लेना, आपको समझ आ जाएगी। दुनिया को भी मैं बताना मैं चाहता हूँ कि कन्फ्यूशियस से चाइना का सबसे बड़ा आपका फिलासफर था। उससे किसी ने पूछा कि उस्ताद जी आप ये बताएं कि मुल्क बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है। उसने कहा 3 चीज़ें हैं। एनफ आर्म्स यानी असला आपके पास होना चाहिए, एनफ फूड खुराक काफ़ी होनी चाहिए, एंड ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। और शागिर्दों ने पूछा कि अगर 3 ना पूरी कर सके, उसने कहा देन ड्रॉप द आर्म्स। उन्होंने कहा अगर 2 पूरी ना हो, उसने कहा देन ड्रॉप द फूड। ट्रस्ट रहना चाहिए। सो हमेशा से, सदियों से, 2400 साल पहले से जो फूड है वो असले से पहले आती है। लिहाजा फूड सिक्योरिटी जो है ये पहला है। इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये आप कह लें जो आर्म्स हैं वो नंबर 1 है। नंबर 1 फूड ही है। इंसानों का खाना पहला हक है, उनका इंसाफ पहला हक है। लिहाजा हमारी तरजीह क्या है? हमारी तरजीह ये है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत बड़ा प्लान बनाया, बहुत बड़ा प्लान। ये तारीख का सबसे बड़ा प्लान है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान के 22 करोड़ एकड़ हैं। यहाँ पे आप कह लें 108 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है। यहाँ पे 22 करोड़ लोग हैं और यहाँ पे 5.5 करोड़ एकड़ ज़मीन आबाद है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है अगले 7 साल में हमने किसान की इनकम डबल करनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दुनिया में 370 किलो ग्रेन मिलता है एक आदमी को, यहाँ पे 200 किलो मिलता है। हमारे आने से पहले ये 180 किलो पर कैपिटा ग्रेन मिलता था। हमने इसको इंटरनेशनल लेवल के बराबर लेके आना है। दूसरा, हम अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दुनिया में तकरीबन 130 प्लस 70 को तकरीबन 202 किलो खाई जाती हैं। हमारे यहाँ दोनों 60 किलो खाई जाती हैं। ये हमने दुनिया के बराबर लेके आना है। 5 गुना इसकी पैदावार बढ़ानी है। हम दूध की पैदावार 3 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। हम गोश्त की पैदावार 2 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। हम फिश की पैदावार बढ़ाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का एक इंच हाँ सुन लें, वो भी सुन लें, इस मुल्क का एक इंच ज़मीन का और एक कतरा पानी का, दोनों को हम पूरी तरह यूटिलाइज करेंगे। आपने पूछा कैसे? हम 10 डैम बनाए हैं। कितने सालों बाद बन रहे हैं? 10 डैम जो बना रहे हैं, ये डेकेड ऑफ द डैम्स। नंबर 1, पहली ज़राअत हमेशा शुरू पानी से होती है। नहरों पे बड़ी नहरें पहली बार बनना शुरू हुई। फिर आप कह रहे हैं नहरों की और खालों की लाइनिंग, ये वाटर सेविंग है। वाटर सेविंग मतलब तीसरा एलिमेंट हो गया। चौथी बात होगी रिसर्च में हम पूरे आज छुट्टी का दिन है, मैं यहाँ मुल्तान में बैठा हूँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ। हमने साइंटिस्ट को भी आज बुला लिया छुट्टी वाले दिन भी, कि हम एक क्रैश प्रोग्राम कर रहे हैं, इमरजेंसी प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रिसर्च को लेके आएंगे। हम हाई टेक या हाई यील्डिंग जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगे। वो गंदम में हो, वो मकई में हो, वो आलू में हो, इसमें ठीक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म फूड सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे और अपना प्लान हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से जो प्लान बना रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना की तरह 30 साल नहीं लग जाएंगे हमें फूड सिक्योरिटी के जो टारगेट को अचीव करने में। हमें उतनी मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी। डेमोक्रेटिक हम मतलब कि गवर्नमेंट्स होती हैं, 5 साल बाद आपको फिर से मैंडेट लेना पड़ता है, आपको वापस आना पड़ेगा। खैर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह